साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर है उसका आंसर की मैंने डाल दी है। और अब बात कर रहे हैं जो पेपर 2 है 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अपन आंसर की बात करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और अब इसमें अपन बात करें कि अगर पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल थोड़ा ठीक कह सकते हैं। पिछला जो पेपर था उससे अच्छा लेवल है। कई क्वेश्चन नए भी है इसमें, लगभग 2-3 क्वेश्चन अपन नए कह सकते हैं। बाकी प्रश्न जो है थोड़े से एनसीईआरटी बेस्ड और थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत तैयारी के आधार पर हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। लंबा अनुभव हमारे पास होना ज़रूरी है। एक माध्यम पर निर्भर रहकर हम कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आप सोच के दे सकते हैं कि अगर ये स्थिति अगर मेंस में रहती है तो वैसी स्थिति में आपकी की हुई मेहनत पर भी नेगेटिव मार्किंग होने पर पानी फिर सकता है। तो आप जो भी पढ़े तथ्यात्मक चीज़ पढ़ें और थोड़ा सा विस्तृत पढ़ें, ना कि केवल और कि ऑनलाइन जो मैटर मिल रहा है आपको केवल उस शॉर्ट मैटर से कुछ नहीं होगा जो हमेशा से आपको पढ़ाई जा रही है थांडाई पावलो स्किनर, और उसमें भी कुछ हट गए। क्योंकि उन लोगों को टाइम नहीं है तो वो खुद कहाँ से पढ़ेंगे, और खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको कुछ नया नहीं दे सकते। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत किए। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत, विकास का कौन सा आयाम नाओम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो देखिए, नाओम चॉम्स्की जो है भाषाई वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना जो है एलईडी सिद्धांत दिया था, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी अपन कहते हैं। और उनका ये जो भाषाई सिद्धांत अपन इसको कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी सांवेगिक विकास और डी है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई विकास। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सेकंड, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स ने गलत किया है। क्वेश्चन साधारण, अगर इस क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ते हैं निश्चित रूप से 2 बार, तो निश्चित रूप से इसका आंसर इसमें ही मिलने की संभावना आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे एक दो शब्द है, एक तो स्वभाव में यानी स्वाभाविक रूप से, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप में। यानी आधारभूत यानी शुरुआती रूप में आप उसके स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है उसका कारण क्या होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है शुरुआती समय में अपन कह सकते हैं एक जो नवजात या जन्मजात जो बालक होता है, नवजात वालों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आप देख रहे हैं, क्या वो अधिगम होती है? नहीं। क्या वो उसके द्वारा अर्जित की हुई होती है? क्या उस पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्मजात। मैं तथ्य दे रहा हूँ आपको, साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, निश्चित रूप से आपको इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही जो ऑथेंटिक आंसर की होगी फाइनल बोर्ड की, उसमें आप निश्चित रूप से देखना कि अधिकतर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे। मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सब क्वेश्चन लगभग 28-29 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिलेंगे इसमें से। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। यहाँ पे व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। आप सबको पता है कि जो आपके सामने ऑप्शन है, ए स्किनर, बी सिगमंड फ्राइड, सी ऑलपोर्ट और डी है रेमंड कैटल। तो स्किनर जो है इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया। बाकी सिगमंड फ्राइड की बात करें व्यक्तित्व से संबंधित, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑलपोर्ट का जो शीलगुण सिद्धांत, कैटल का भी ये सिद्धांत। तो इन्होंने तीनों ने भी क्या है व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए थे। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, हेनरी मुर्रे तथा क्रिस्टियानो डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में मुर्रे एवं मॉर्गन ने व्यक्तित्व का जो कौन सा परीक्षण का निर्माण किया था। आपके सामने ऑप्शन है वाक्य पूर्ति परीक्षण, बी है 16 व्यक्ति आयाम, सी कथानक संप्रति परीक्षण और डी है चित्र कुंठा परीक्षण। तो आपको पता है वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? पाइन एवं टेंडुलकर है। और 16 व्यक्ति जो कैटल का, और कथानक बोध परीक्षण ये मुर्रे एवं मॉर्गन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है।
देखिए मैं बात करूँ, क्वेश्चन सभी अप्लाइड क्वेश्चन थे, रटे रटाई कोई चीज़ नहीं थी, और रटी हुई चीज़ें आगे काम भी नहीं आ सकती। आपके सामने एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है, तो अच्छा पोषण है वो उससे संबंधित है। स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। निद्रा जो है, नींद, ठीक है, निद्रा है वो भी, अगर पर्याप्त वो नींद लेगा तो निश्चित रूप से उसकी अभिवृद्धि प्रभावित होती है। फिर है अधिवास, ठीक है, बालक की वृद्धि कौन सा कारक है ना, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा अधिवास, यानी उसका जो स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ऑप्शन हो रहा है डी, स्वास्थ्य भी उसकी अभिवृद्धि को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। आपके सामने ऑप्शन है बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बी है वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, सी है भाटिया बैटरी, और डी है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, आपको पता है कि संस्कृति मुक्त परीक्षण वे कहलाते हैं जिन पर संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो। आपको पता है परीक्षण कितने प्रकार के हैं, सामान्यतः आप बताओगे बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक और एक अशाब्दिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक तीसरा प्रकार और होता है निष्पादन परीक्षण, जो जिसमें अपन कह सकते हैं जैसे को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कह सकते हैं, वो निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आता है। और 2 अलग टाइप के और होते हैं, तो संस्कृति प्रभावित परीक्षण और एक संस्कृति मुक्त परीक्षण, जिन पर किसी प्रकार की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। उनमें कौन कौन से जो आ जाते हैं परीक्षण, एक तो स्टैंडर्ड रेवेन का, इसको पूरा नाम क्या है, इसको एक तो SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण भी कहते हैं, और इसी को रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण भी कहते हैं। तो ये इसके नाम हो गए। इसके अलावा अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक और ध्यान रखना, गुडेनफ का है कौन सा, ड्राएमेन टेस्ट, ड्राएमेन टेस्ट, ये भी क्या है, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो भी चैनल पे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, ताकि आगे भी आपको कोई भी टेस्ट सीरीज हो चाहे मनोविज्ञान की कोई क्लास हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें क्या हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है संस्कृति मुक्त रेवेन प्रोग्रेसिव परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है। तो गार्डनर का आपने बहुबुद्धि सिद्धांत आपने पढ़ा, एक तो अंतर्व्यक्तिक भी होता है इसमें, आपको पूछे क्या कौन सा नहीं है, तो प्राकृतिक बुद्धि वो भी होता है, अस्तित्वकारी भी होता है। तो यहाँ पे जो है सांवेगिक, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये इसके सांवेगिक जो है प्रकार है बुद्धि का, वो गार्डनर ने नहीं बताया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रचनात्मकता चिंतन में कौन से प्रकार से संबंधित है। रचनात्मकता क्रिएटिविटी चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है ए अत्यधिक चिंतन, बी अधिचिंतन, सी विमर्शी चिंतन, और डी है अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके सामने, मानसिक विमंदित शब्द को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इन रिप्लेस्ड विथ विच टर्म। तो आपके सामने ऑप्शन है बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर मेंटल वीकनेस, सी है इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस, और डी है इंटेलेक्चुअल क्या दे रखा है इसमें, एक सेकेंड, हाँ डिसएडवांटेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन देखिए, बौद्धिक अयोग्यता जो है ना, उसी को अपन जो यहाँ पे शब्द काम में लिया गया मानसिक विमंदित पद, उसके लिए बौद्धिक अयोग्यता शब्द अपन को काम में ले सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है इस शब्द ने, चारों ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते दे दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में ए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पहली बार सामने आया है,
ये आपको बता दें कि 3 सेट पॉइंट एक थ्योरी कहलाती है। उसमें मैंने इसमें काफ़ी समय भी लगाया इसमें, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तक मैं भी नहीं पहुंच पाया हूँ। लेकिन मैं पहुंचता हूँ, इसका मेरे अनुभव अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाता है सामान्य इसके अवधारणा में शामिल नहीं है। उसमें स्थिर, स्थायी और अनूठा, ये 3 शब्द मेरे ध्यान में आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी हो जाएगा फाइनल। देखते हैं क्या है, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है इसमें डी भी हो जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है 99% मैं मान रहा हूँ इसमें बी ऑप्शन। ये एक नई थ्योरी है बिल्कुल, आपके जो ना तो कभी पढ़ी है, ये 3 सेट पॉइंट थ्योरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? पढ़ने से संबंधित की बात की गई तो आपके सामने ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिस्थैमिया। तो पढ़ने संबंधी जो विकार आते हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपको ऑप्शन देखना है। अगर सिलेबस का आपको अच्छे से पता है तो भी आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके सामने है अपराधी बालक, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं। आपको कोई बौद्धिक की कोई बात नहीं की है, आपको बात ये की कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित, ये बालक सिर्फ और सिर्फ इनको सुविधाओं से क्या वंचित रखा गया। तो आपको इसमें कौन से वर्ग में वर्गीकृत करोगे? आपके सामने ऑप्शन है अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, सी प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, डी है पिछड़े बालक। तो देखिए आपका सिलेबस रीड में टॉपिक है वंचित एवं अलाभान्वित बालक। सिलेबस अगर आपको ध्यान हो तो उसमें साइकोलॉजी में वंचित एवं अलाभान्वित आपका एक सिलेबस में अलग से टॉपिक चल रहा है। उस पर हो सकता है आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। तो वंचित एवं अलाभान्वित बालक वो होते हैं कि जिनको किसी सामाजिक या किसी परिस्थिति वर्ष उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। जिसे अपन बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है स्टूडेंट्स, वो किस में आते हैं? वंचित एवं अलाभान्वित बालकों के अंतर्गत आते हैं, जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से पहले किसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनको वंचित रखा गया। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बिल्कुल, अगर मैंने समझाया तो निश्चित रूप से अब आपके समझ में आ गया। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक जो है वो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों के रूप में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? कुसमायोजन का व्यवहार कौन सा होगा आपके सामने? ऑप्शन है ए आक्रामकता, बी चिंता, सी असुरक्षा, डी उदासीनता। तो आपको पता है कि जब कुसमायोजित कोई व्यक्ति होता है तो जैसे अपन कहते हैं कुंठा या भगनासा, फ्रस्ट्रेशन, और ये कुंठा और भगनासा का परिणाम क्या होता है? शायद जिन्होंने मैंने कोचिंग में पढ़ाया है, जो पहले पढ़े उनको पता है कि कुंठा या भगनासा का परिणाम होता है आक्रामकता। इसका परिणाम क्या होता है? आक्रामकता। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बी है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, सी भिन्न शिक्षण विधियां, और डी है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षा से जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष रूप से, एक तो ये है शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण और विशेष गतियाँ। तो मेरे अनुभव अनुसार इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इसमें क्या? बी ऑप्शन। बाकी देखिए बोर्ड पे डिपेंड करेगा फाइनल आंसर इसको क्या मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। पावलोव किसके द्वारा समझाता है? ए पुनर्मिलन, बी साहचर्य, सी अनुकरण और डी अंतर्दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साहचर्य, कनेक्शनिज्म या एसोसिएशन अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? अधिगम, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। अब जिनमें प्रक्रिया नहीं है तो
वो इससे अलग हट जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है प्रतिबिंबन, बी तर्क, सी परिपक्वता और डी है कल्पना। अब आपको उसमें देखना है कि इनमें से क्या होगा। तो इसमें परिपक्वता जो है, परिपक्वता एक अधिगम का कारक है, प्रभावित करने वाला, ठीक है। अधिगम की बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, अपन इसको प्रक्रिया नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो देखिए आपको पता हो कि पुरस्कार एवं दंड की जो प्रस्तावना या अवधारणा किसने प्रस्तुत की? आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कॉलर, सी स्किनर और डी है बांडुरा। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है उन्होंने प्रभाव की तो बात की थी, जहाँ पे प्रभाव का जो नियम दिया था वो भी पुनर्विलन से संबंधित था, लेकिन उसने वहाँ पे पुरस्कार एवं दंड का नाम नहीं दिया था। तो ये बात करते हैं बी.एफ. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके सामने ऑप्शन अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। आपको पूछा कौन सा नहीं है? अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो डी ऑप्शन है वो इसका सत्य नहीं है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से कुछ भी सीखे नहीं आता है, वो उसमें स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो परिपक्वता के कारण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है पहला जुंग, मार्टिन ई बी सोलिगमैन, सी है नॉम जे चॉम्स्की और डी है जोसेफ डी नोवाक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जोसेफ डी नोवाक। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? हम शिक्षण के जो भी उद्देश्य बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है संज्ञानात्मक शिक्षण, बी वर्णनात्मक शिक्षण, सी भावात्मक शिक्षण और डी मनोगत्यात्मक। तो इसमें हो जाएगा अपन संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों उद्देश्यों को शामिल करते हैं, तो इसमें हो जाएगा कौन सा आधारित नहीं है? तो बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक, जस्ट मैंने 2 दिन पहले टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन भी करवाया था और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड 2-3 टेस्ट सीरीज करवाई थी मैंने, उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन उसमें से आए थे, 1 क्वेश्चन ये आया था। तो जो सृजनशील जो बालक है वहाँ पे अपन ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि है, मस्तिष्क विप्लवन युक्ति, वो अपन इसमें काम में लेंगे। आपके सामने और भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है क्वेश्चन नंबर 21 में ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अधिकतर ऑप्शन नहीं 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 ये डाले गए हैं। आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो देखिए अभिप्रेरणा में अपन कह सकते हैं कक्षा में स्टूडेंट और टीचर जो है वो आमने सामने हो गए, तो वहाँ पे एक कक्षा का माहौल की बात की जा रही है, तो अपन कह सकते हैं एक तो अंतर्व्यक्तिक समायोजन, ठीक है, ये हो रहा है वहाँ पे। आकांक्षा का स्तर, कक्षा में बालक रहेगा तो जिस प्रकार की आकांक्षा बनाएगा उसके अनुरूप वह अभिप्रेरित होगा, ठीक है। एक अंतर्व्यक्तिक समायोजन उनके बीच में, प्रशंसा का भी प्रभाव उसके अभिप्रेरणा पर पड़ेगा, लेकिन प्रगतियाँ परिणाम का ज्ञान वो उसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। आपको ये पूछा गया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ए व्यवहारिक कुशलताओं सीखना, बी बिना बोझ के सीखना, सी शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना और डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आप सबको पता है कि उसका मुख्य ध्येय क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आप जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको देखना इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये कथन भी सही है। फिर विद्यालय प्रबंधन एसएमसी का गठन धारा जो है आरटी की 21 जो धारा है उसमें एसएमसी का गठन का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी इसमें प्रावधान है।
लेकिन ये जो कथन है डी, ये यानी 45 घंटों की व्यवस्था, जबकि इसमें कितने 60 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। तो आपके सामने कुर्टलेविन का भी क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान है, अपन कह सकते हैं बकिंगम का भी इसमें योगदान, स्टीवन एम कोरे का भी है, लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए गलत टाइप कर रखा। टाइप मतलब अपन कह सकते हैं गलत ऑप्शन डाला है, तो स्टीवन एम कोरे तो सही है और स्टीवन एम कोवे गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए काफ़ी जटिल क्वेश्चन था। देखिए मापनियों की जो प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं। नामित मापनी सबसे पहले, उसके बाद में तक क्रमिक मापनी, ये 1 नंबर पे आती है, ये उसके बाद 2 नंबर पे, और ये अंतराल मापनी, और अंतिम है ये अनुपातिक मापनी। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो ये जो अंतराल मापनी सबसे ज़्यादा काम में आती है, लेकिन सबसे न्यूनतम की बात की गई है आपके सामने, तो न्यूनतम मापनी में हो जाएगा क्वेश्चन इसमें सी ऑप्शन, अनुपातिक मापनी। अनुपातिक मापनी सबसे ऊपर बेस्ट होती है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में ये काम में कम ली जाती है। इसका कारण क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान में कोई भौतिक मापन नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अपन कह सकते हैं कोई भौतिक मापन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये बड़ा विवादित क्वेश्चन है। आपके सामने है जीन पियाजे, आपको पता है विकास से संबंधित है वाइगोत्स्की। अब आपके सामने ऑप्शन बचते हैं 2, मैस्लो और अल्बर्ट बांडुरा। तो मैस्लो जो है, मैस्लो ने एक तो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, या अपन इनका जो है अभिप्रेरणा भी इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन विकास में सिद्धांतों में अपन मैस्लो को नहीं पढ़ते हैं। बाकी बात करें उसकी अवस्थाओं की, ठीक है, अपन कह सकते हैं इसमें मैस्लो की जो शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप, तो आवश्यकताओं से अगर लिंक करना चाहे तो अपन माइंडली अल्बर्ट बांडुरा से भी कर देंगे और मैस्लो से भी कर देंगे। भाई मैस्लो में हो रहा है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्रेम स्नेह संबंधी, लेकिन यहाँ पे वो विकास से संबंधित बात वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बांडुरा का जो है, उन्होंने जो है सामाजिक अधिगम या सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, या अपन कह सकते हैं बांडुरा इस सिद्धांत के द्वारा बालक में भाषाई विकास होता है। तो इन तीनों का भाषाई बाल विकास से सिद्धांतों से संबंधित है, लेकिन ये जो बी है इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। तो देखिए इसमें अपन कह सकते हैं आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए जुड़वा बच्चों का अध्ययन ये भी ठीक है, दत्तक ग्रहण अध्ययन ये भी ठीक है, फिर है अभिभावक बालक विश्लेषण, ठीक है, आनुवंशिकता की अभिभावक और उसके बालक का विश्लेषण और समवयस्क, ये भी अभिभावक और बालक का विश्लेषण करके हम उसके आनुवंशिकता के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये समवयस्क समूह अध्ययन, तो अपने साथियों से तुलना करके अपन किसी उसके माता पिता या वंशानुक्रम के बारे में नहीं जान सकते। क्वेश्चन नंबर 28 में डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए ये मोटे तौर पर बात करें तो एक तो होते हैं जीनोटाइप और एक है तो फिनोटाइप। जिनको हम देख नहीं सकते वो जीनोटाइप के अंतर्गत आते हैं, जीन्स अपन कह सकते हैं, और जिनको अपन प्रत्यक्ष रूप से उसकी आकृति रंग रूप इनको देख सकते हैं वो आते हैं फिनोटाइप। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात की गई है, दैहिक और मनोवैज्ञानिक की। प्रोटोटाइप है वो व्यक्तित्व के अंतर्गत है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है। हालांकि क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अपन ये केवल मनोवैज्ञानिक मानसिक की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए एवं मनोवैज्ञानिक पूछा गया तो फिर आपके सामने ऑप्शन ए ही बचता है, कार्यो टाइप। तो देखते हैं इसमें फाइनल आंसर की क्या होता है। बाकी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटोटाइप मानसिक जो युंग है उससे संबंधित है, लेकिन मनोवैज्ञानिक है, लेकिन दैहिक नहीं है, तो अपन इसको लेंगे इसमें कार्योटाइप्स में। बाकी देखते फाइनल आंसर की क्या होता है। और अंतिम आपके सामने क्वेश्चन बचा है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एवं एक विशिष्ट पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट व पूर्व व्यवस्थित, अपन कह सकते हैं ब्लूप्रिंट जो होता है ना, उसका कार्य कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन है
वातावरणीय, बी सामाजिक, सी जैविक और डी हम मनोवैज्ञानिक। तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी जैविक। ब्लूप्रिंट का कार्य करता है अपने लिए वंशाणु, एक बालक की किस स्तर तक बुद्धि का विकास होगा, किस स्तर तक उसकी हाइट होगी, किस स्तर तक उसका शारीरिक स्ट्रक्चर होगा, बाहरी अपन कह सकते हैं, वो सब उसके वंशानुक्रम या जैविक पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आंसर की और आपके कितने नंबर बन रहे इस आंसर की के अनुसार। और जो भी चैनल को नए प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो टेस्ट सीरीज है वीडियो वगैरह आप सबको बेहतरीन तरीके से इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।